नमस्ते दोस्तों। वैभव पांडेज स्पिरिचुअल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि उस सर्कल पर जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सॉल्यूशंस जो आपको मिलते हैं वो किस तरह से टेम्पररी होते हैं। आपका मूल अस्तित्व जो है, नेचुरल रूट जो है आपका, वो उस सेंटर में है और आप भटक कर उस सर्कमफ्रेंस पर, उस परिधि पर घूम रहे हैं और उस परिधि पर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं, लेकिन वो किस तरह से टेम्पररी होते हैं ये हमने पिछली बार देखा था। अब हम ये देखने वाले हैं कि उसी सर्कमफ्रेंस पर जो आप प्लेजर डिराइव करते हैं दुनियादारी से, दुनिया की चीजों से, घटनाओं से जो प्लेजर आप डिराइव करते हैं, उस प्लेजर का एक्चुअल स्वरूप क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि मैं किस प्लेजर की बात कर रहा हूं, कौन सा प्लेजर। देखिए, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की हमारी एक दिली ख्वाहिश होती है। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें। जब लोग हमें नोटिस करते हैं तो हमें एक किस्म का प्लेजर मिलता है। मेरा इंप्रेशन, मेरी सफलता, मुझे अवार्ड मिला, मेरा वीडियो, मेरी पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस तरह से हमारी कोई एक्टिविटी या फिर हमें नोटिस किया जाता है। लोग जब हमें नोटिस करते हैं तो हमें उससे प्लेजर मिलता है। वो एक टिपिकल एहसास होता है ना, जब मेरी तारीफ होती है तो वो एक वाव फीलिंग जो होती है, जो मैं अपने ख्यालों में डूब जाता हूं, तो उस प्लेजर की मैं बात कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें और ये दुनिया भर के लोग अगर नोटिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के नहीं तो फिर देश के लोग या फिर राज्य के, गांव के, या फिर कम से कम मेरे कस्बे के, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे नोटिस करें। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं और कितने पापड़ बेलते हैं। और इसके कई तरीके हो सकते हैं। ये तो एक ही तरीका है कि भाई बहुत बड़ी सफलता हासिल करो, गाड़ी बंगला खरीदो, लोगों पे इंप्रेशन जमाओ, बहुत बड़े कलाकार बनो, या फिर बहुत सारी किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करो, लोगों में ज्ञान बांटो। ये तो एक ही तरीका है। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोशल वर्क का सहारा लेते हैं। सोशल वर्क, कोई बड़ा सोशल वर्क करो, चैरिटी वर्क करो, सैक्रिफाइस, त्याग। लोग कहेंगे देखो भाई कितना बड़ा महान इंसान है, और इसी बहाने लोग मुझे नोटिस करेंगे और मुझे प्लेजर मिलेगा। एक तरीका यह भी है कि कोई कहता है कि मुझे प्रसिद्धि की कोई लालसा नहीं है। इसे प्रसिद्धि परान्मुखता कहा जाता है। मैं तो प्रसिद्धि परान्मुख हूं, मुझे प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं है। लेकिन यह भी इनडायरेक्टली वही चक्कर है कि कोई मुझे नोटिस करे। भाई मैं तो दुनिया से अलग हूं, मैं प्रसिद्धि परान्मुख हूं, मैं एक समाज सेवक हूं, अब तो नोटिस करो। तो मैं उस प्लेजर की बात कर रहा हूं दोस्तों। उस प्लेजर को समझना बहुत जरूरी है। और आपको क्या कहूं, जैसे कि और कोई मिसाल के तौर पर लेंगे तो जैसे कि अगर मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है तो मैं ये चाहता हूं कि वो एग्जाम में फर्स्ट आए, या फिर स्पोर्ट्स में अपना हुनर दिखाएं, फर्स्ट प्राइज लेकर आए, ताकि लोग मुझे नोटिस करें कि देखो इसका बेटा कितना इंटेलिजेंट है, इसका बेटा फर्स्ट आया है। और इस प्लेजर को पाने के लिए मैं बेटे को कितना भी टॉर्चर कर सकता हूं। दिखने के लिए तो ये दिख रहा है कि ये सब बेटे के लिए हो रहा है। बेटा, ये फर्स्ट प्राइज जो है वो तेरे कल्याण के लिए है, ये तेरी भलाई के लिए है। लेकिन अंदर जो छिपी हुई बात है वो क्या है? वो तो यही है कि बात बेटे के कल्याण की नहीं है, वो तो आपकी खुद की इज्जत की है। आप ये चाहते हैं कि इस बहाने लोग आपको नोटिस करें और आपको प्लेजर मिले। और वैसे भी आपके पड़ोसी का बेटा अगर फर्स्ट आता है तो आपके बेटे को तो आना ही है फर्स्ट, नहीं तो आपकी इज्जत का क्या होगा।
अगर आपके कोई रिश्तेदार का, आपके भाई का बेटा अगर गिटार सीख रहा है तो आपके बेटे को तो सीखना ही है कुछ ना कुछ, नहीं तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? लोग तो पूछेंगे भाई आपका बेटा कुछ नहीं सीखता, देखो वो तो कितना अच्छा गिटार सीख रहा है। हालांकि ये जो पूछने वाले होते हैं ये भी उसी चक्कर में फंसे हुए होते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जानिए इस सच को, इस कड़वे सच को। और फिर क्या, बेटा जब बड़ा होता है तो वो भी बेचारा इसी व्यवस्था का शिकार हो जाता है, वो भी इस प्लेजर के चंगुल में, उस दुष्ट चक्र में फंस जाता है और सर्कल पे घूमता रहता है। और पिछले हजारों सालों से हमारी जो समाज व्यवस्था है वो इसी तरह से चली आ रही है। भले ही उसके रूप बदले हों समय समय पर, उसके फॉर्म्स, उसके ऑब्जेक्ट्स बदले हों, जिस तरह से हम प्लेजर डिराइव करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो समय समय पर बदले हैं। 100 साल पहले, 200 साल, 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो अलग थे। आज के ऑब्जेक्ट्स कुछ अलग है। आज सोशल मीडिया है, क्लास 1 ऑफिसर बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, कलाकार बनना, सफल बनना, ये आज के ऑब्जेक्ट्स हैं प्लेजर डिराइव करने के। ये ऑब्जेक्ट्स भले ही चेंज हुए हो, लेकिन बेसिक इंटेंशन जो है हमारा जीने का, हमारी दिशा जो है वो वही है, वो नहीं बदली है कि मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, ये वो इंटेंशन है। और दोस्तों, मैं इस बेसिक इंटेंशन पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। ये जो बेसिक इंटेंशन हमारा जीने का है, प्लेजर, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई यही तो एक तरीका है, और कैसे जिया जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप बिल्कुल जी सकते हैं इसी तरह से, आप सर्कल पे घूमते रहिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये प्लेजर की राह चुनते हैं तो उसके साथ पेन, फियर, डर, उसके बाद सॉरो जिसे हम कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आने वाला है, क्योंकि आपने राह प्लेजर की चुनी है। तो ये सब उसके साथ आने वाला है। भले ही आप उसको छुपाएंगे, अंदर दबाएंगे, बाहर से ऐसा जताएंगे आपकी सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्टिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको मालूम है क्या हो रहा है। देखिए, इसमें एक सच्चाई, एक तथ्य यह है दोस्तों कि प्लेजर, फियर और पेन, ये जो है, ये तीनों एक ही कड़ी के हिस्से हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बारे में हम अलग चिंतन करने वाले हैं आगे। लेकिन अगर आप प्लेजर की राह चुनते हैं तो ये सब आने वाला है उसके साथ, और कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ द वे यू लिव, द वे यू थिंक। I will not like to beat around the bush. I would like to hit at the center spot. प्लेजर का सहारा लेकर हम जो जीते हैं उस पर मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। देखिए, हम किसी की मदद भी करते हैं तो उसमें हमारा एक छुपा इंटेंशन होता है कि कोई नोटिस करे। अगर आप किसी की मदद करते हैं, बहुत बड़ी मदद करते हैं, और किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आपने उसकी मदद की है, तो फिर आपके मन की अवस्था क्या है? आपका मन फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी बहाने लोगों को पता चले कि मैंने इसकी मदद की है। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग नोटिस कैसे करेंगे, और आपको प्लेजर तो मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या मतलब है उस मदद का? भले ही आप बाहर तो कुछ भी कह सकते हैं, बाहर आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, क्या जरूरत है कि मैं किसी की मदद करता हूं तो इसकी क्या जरूरत है कि लोगों को पता चलना चाहिए। बाहर से कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एहसास है आपके कि ये पता चलना चाहिए किसी न किसी बहाने लोगों को। इससे मुझे एक मुल्ला नसरुद्दीन की एक बड़ी मजेदार बात याद आ रही है। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन एक सूफी ट्रेडिशन से आया हुआ एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर का ओशो ने बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर बहुत सारे जोक्स बनाए हैं,
और इन सारे जोक से हमें कुछ सीख मिलती है। तो ऐसी एक हल्की फुल्की बात मुल्ला नसरुद्दीन की यह है कि वो किस तरह से अपने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस कराता है बाकी दोस्तों से। मतलब बात यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन का एक दोस्त है जिसका नाम है जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन एक गरीब इंसान है। तो एक दिन क्या होता है कि जज्बात में आकर मुल्ला नसरुद्दीन जलालुद्दीन को, उसके दोस्त को, अपना एक कीमती कोट जो होता है पहनने का वो दे देते हैं, एक मदद, चल तू ये कोट रख ले। और वो कोट जो है वो बड़ा कीमती होता है, खूबसूरत होता है। तो पहली बार जब इंट्रोडक्शन वो कराता है अपने दोस्तों से, जलालुद्दीन का कोट पहना हुआ है, लोग तो तारीफ कर रहे हैं उसकी, क्या क्या अच्छा कोट है, और किसी को मालूम नहीं है कि ये मुल्ला नसरुद्दीन ने कोट दिया हुआ है। तो उसके मन की हलचल को जानिए आप। तो पहले 2-3 बार तो वो कुछ नहीं कहता, एक बार ऐसा हो जाता है कि उसके मुंह से निकल जाती है ये बात। वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है जलालुद्दीन, और उसने कोट जो पहना हुआ है वो मैंने दिया हुआ है उसको। ये निकल जाती है उसके मुंह से बात। अब लोग तो बड़ी अचरज में पड़ जाते कि ये क्या बात हुई। जलालुद्दीन कहता है कि ये तुम क्यों कह रहे हो, ये कहने की क्या जरूरत है कि ये कोट तुमने मुझे दिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर दूसरी बार जब ऐसा मौका आता है कि परिचय करवाना होता है उसका, तो फिर से वो कोट तो नहीं जा रहा है मन से। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है जलालुद्दीन, और उसने कोट जो पहना हुआ है वो मैंने थोड़ी दिया है उसको, मैंने नहीं दिया है वो कोट उसको। ये कहते हैं तो फिर से लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि ये क्या बात हुई भाई। जलालुद्दीन फिर से कहता है कि तुम ये भी क्यों कह रहे हो, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि सही है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोर्ट की बात जो है, उसने जो मदद की है वो तो नहीं जा रही है मन से। फिर से एक बार किसी से इंट्रोडक्शन, परिचय करवाने का मौका आता है, तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है जलालुद्दीन, और उसने कोट जो पहना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं उसके बारे में। मतलब क्या है कि जो मदद की है वो मन से जा तो नहीं रही है, भले बाहर दिखाओ आप कुछ भी कर। तो थ्रू दिस स्टोरी इट इज ब्यूटिफुली डिपिक्टेड हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें ताकि हमें प्लेजर मिले। अब देखिए, ये प्लेजर जो है, इसका एक्चुअल स्वरूप जब आप जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो आप उस राह पर फिर नहीं जाएंगे आप उस राह पर। क्योंकि इट्स लाइक सीइंग अ कोबरा। व्हेन यू सी अ कोबरा, व्हेन यू नो दैट इट्स अ कोबरा, you will never touch it again. You will never touch. When you actually realize the nature of this pleasure, when you actually see it, then you will never be dependent on pleasure. और इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो प्लेजर आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। नहीं, प्लेजर तो रहेगा, लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। आपका जीने का इंटेंशन जो है वो प्लेजर डिराइव करना नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे ये कि किस तरह से होता है। इसको जानने के लिए, प्लेजर का स्वरूप जानने के लिए, उसका और विस्तार से उसको समझने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम और विस्तार से जानेंगे कि प्लेजर कैसा होता है, क्या स्वरूप है उसका। और इस प्लेजर का एक्चुअल स्वरूप जानने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लैरिटी हमें चाहिए। हमें अपना जो सूत्र है उसको भूलना नहीं है। हमारा सूत्र है, उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। तो उस गहराई में हमें जाना है, और अगले वीडियो में हम इस प्लेजर को और विस्तार से जानने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।